सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11 बीएसटी का लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपका पूरी बुक खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो स्किप हो गई आपको फिर से देखनी है तो मैंने अपने चैनल प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें से देख लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रेड होता है तो हम विद इन द कंट्री होता है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है, जब दो या दो तीन कंट्रीज एक साथ आके ट्रेड करती है उसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। अब इसके रीज़न क्या क्या हम करते हैं, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड। इसके रीज़न से हमको ग्लोबल एक्सेस मिल जाता है, कॉस्ट कम होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी आती है। जब दो तीन कंट्रीज आती है तो वो सब अपनी टेक्नोलॉजीज लेकर आएगी, पैसे अच्छे मिलेंगे, हम इंटरनेशनल बैंक से हम पैसे ले सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स होते हैं और एक ग्लोबल मार्केट मिलती है, आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा। अब देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और इंडियन बिजनेस में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे टेबल दे रखे हैं, हम टेबल में से पढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो यहाँ पे सेम ही कंट्री के बायर्स हो गए डोमेस्टिक बिजनेस में, इंटरनेशनल में डिफरेंट कंट्रीज के हो गए। फिर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स उसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी। यहाँ पे होमोजीनियस नेचर क्या आएगा डोमेस्टिक में, यहाँ पे होमोजीनिटी लैग करेगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं लैंग्वेज में, प्रेफरेंस में, तो हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रखने होंगे। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट, कंट्रीज़ को क्या बेनिफिट है। तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, उनको अर्निंग होगी फॉरेन एक्सचेंज की। कभी भी हम दूसरी कंट्री में जब ट्रेड करते हैं तो हमें उनकी करेंसी मिलती है। अगर हमने इम्पोर्ट करा तो हम एक्सपोर्ट करा तो वो हमको डॉलर्स में पे करेंगे, तो इससे हमारी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है। ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रहे हैं तो एक साथ पूल होकर हम बहुत अच्छी सर्विसेज एंड गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है। जब इतनी बड़ी कंट्रीज आपकी एक साथ आके बिजनेस करती है तो फैक्ट्रीज भी लगाएगी, मशीन्स लगाएगी, प्लांट्स लगाएगी, तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है कंट्रीज़ के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो पॉसिबल है वो पूरी वर्ल्ड में अपने गुड्स दे पाएगा, तो और अच्छे उनको पैसे मिलेंगे जिससे इवेंचुअली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। फार्म्स को क्या बेनिफिट्स हैं, फार्म्स को यह हाई प्रॉफिट होगा क्योंकि अच्छी मशीन्स आएगी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में ना बेच के डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट, ग्रोथ अच्छा मिलेगा उनको, जब इतनी बड़ी कंट्रीज आ रही है तो ग्रोथ भी अच्छा होगा। फिर अगर उनकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो दूसरे कंट्रीज में जहाँ मार्केट बड़ी है लेकिन कोई इतनी बड़ी ब्रांड नहीं आई तो वहाँ पे वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो कंपटीशन भी अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। फिर बिजनेस का विजन होता है जो कि कॉम्पिटिटिवनेस, डाइवर्सिफाई करना, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेना, वो सब भी इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हो सकता है। अब इसके मोड्स क्या क्या है, इसके दो मोड्स है। पहला आता है एक्सपोर्टिंग एंड दूसरा इम्पोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, जब आपने अपनी होम कंट्री से कई और गुड्स एंड सर्विसेज भेजी फॉरेन कंट्री में, और अगर आपने परचेज करा तो वो इम्पोर्टिंग होती है। अब एक्सपोर्टिंग का एडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। पहला एडवांटेज है कि एक्सपोर्टिंग में हमेशा हमेशा ईजिएस्ट वे होता है गेन करने में एंट्री इंटरनेशनल मार्केट में। ये कॉम्प्लेक्स भी कम होती है, यहाँ पे आप अपनी जॉइंट वेंचर बना के होली ऑन सब्सिडीज बना के आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सपोर्टिंग या इम्पोर्टिंग में आपको बिजनेस फर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ती है। इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, इसकी लिमिटेशन ये मोस्टली गुड्स ही फिजिकली मूव होते हैं आपकी कंट्री से। इसमें आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, इसमें हैवी कॉस्ट भी लगती है। और एक्सपोर्ट करना एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंपोर्ट में कितनी रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है कंपनी। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइप का इंटरनेशनल बिजनेस होता है जब कोई भी फर्म एंटर करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है लोकल मैन्युफैक्चरर्स की, फॉरेन कंट्री में ट्रेड करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी फर्म एक लोकल मैन्युफैक्चरर को ट्रेड बोल देती है कि आप इतने आइटम्स प्रोड्यूस करके दो, फिर वो आगे फॉरेन मार्केट में सेल करती है। इसके तीन मेजर फॉर्म है। सबसे पहला है प्रोडक्शन करना, दूसरा असेंबली करना, थर्ड है कंप्लीट मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्शन का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे शू का अपर पार्ट यूज़ हो गया
या फिर फाइनल प्रोडक्ट्स में जैसे कार्स या शूज़ बनाते हो तो वो सब बनाती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इसका एडवांटेज ये पहला आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग परमिट करता है इंटरनेशनल फर्म में ताकि वो लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर सके। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट आता है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट में आप फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड कर सकते हो। थर्ड आता है, ये एडवांटेज देता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल करो। फोर्थ, लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा होता है, उनको फॉरेन मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि लोकल फर्म में डिज़ाइन नहीं कर पाते, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड खुद सेट नहीं कर पाते क्योंकि आपने आउटसोर्स कर रखा है ना, तो हो सकता है कि वो आइटम अच्छा ना आए। नेक्स्ट आता है कि कंट्रोल नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग पे, अपनी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है कि फ्री टू सेल नहीं होते, इनको जितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग ही इनको सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट करना जो कि एक्सेस देता है पार्टनर या ट्रेड से दूसरी कंट्री में आप ट्रेड करो। जनरली ये फीस चार्ज करते हैं जिसका नाम है रॉयल्टी। इसमें क्या होता है, एक लाइसेंस मिल जाता है कि हाँ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पर होता है और इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी दे देती है। ये लाइसेंस के सिमिलर है लेकिन इसमें डिस्टिंक्शन क्या है, इसमें हम प्रोडक्शन मार्केटिंग एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर करते हैं और जो फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि फ्रेंचाइजी जो देते हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी साथ में देते हैं ताकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपको इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लेकिन लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं है, वो उनके पास खुद के राइट्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इसके एडवांटेज ये, अंडर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में कोई भी सिस्टम में आप इनको खुद का सेटअप करने को मिल जाता है, खुद से सेटअप करते हैं अपना बिजनेस यूनिट, फिर अपना ट्रेड कर सकते हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट, ये मैनेज करते हैं तो फिर एक लोकल पर्सन का रिस्क होता है, इसलिए लो रिस्क होता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम होगी। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें आपको डेंजर होता है कि लाइसेंस में कोई सेम आइटम तो नहीं बना रहा। सपोज कर आपने कोई ब्रांड का लाइसेंस ले लिया लेकिन उसका ऑलरेडी बहुत ही एस्टेब्लिश ब्रांड है तो आपका प्रोडक्ट चल ही नहीं पाएगा, और अगर हमने इसको अच्छे से मेंटेन नहीं करा तो हो सकता है फॉरेन मार्केट में उतना अच्छा सर्वाइव कर ही ना पाए। फिर ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हो सकता है कि लाइसेंसर या फ्रेंचाइजर या लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, जैसे रॉयल्टी पे नहीं कर रहे हैं या कुछ क्वालिटीज़ में इशू आ रहा है या फिर आपने देखा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये लिमिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा, जब कोई भी कंपनी दो कंपनीज आके ज्वाइन करती है, एक इंडिपेंडेंट फर्म्स होती है कोई एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए या पर्टिकुलर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, तो यहाँ से भी आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हो। यहाँ पे क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर बाय करेगा लोकल कंपनी में या फिर लोकल फर्म एक लेगी, इंटरेस्ट होगा एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म में, या दोनों फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर दोनों साथ मिलके एक नई फर्म खोल ले। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला बेनिफिट ये होगा कि उसको लोकल पार्टनर होगा, उसके पास इक्विटी कैपिटल होगी तो इंटरनेशनल फर्म उसको फाइनेंशियली लेस बर्डन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर के पास लार्ज प्रोजेक्ट्स की कैपिटल होगा। नेक्स्ट, फॉरेन बिजनेस फर्म को पता है कि उसकी नॉलेज है, उसको होस्ट कंट्री है, अगर कोई लोकल पार्टनर है तो उसको अपने एरिया का ऐसा पता होता है ना कि क्या प्रोडक्ट्स उनका सेल होगा, कि कितनी कल्चर है उनका, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या बिजनेस सिस्टम है, वो सब चीज़ें पता होती है। अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं क्या क्या है। इसके लिमिटेशंस ये कि टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी, हो सकता है ट्रेड सीक्रेट शेयर करना पड़ जाए, वो की अच्छी बात नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं होली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज का मतलब ये होता है कोई आपकी फॉरेन कंपनी है, उसका 100% इन्वेस्टमेंट करी उसने और कोई नई कंपनी खोल दी। ये दो वे से सेटअप हो सकती है, हमने न्यू फर्म सेटअप कर दी ऑपरेशंस करने के लिए, या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश फर्म है उसको पूरा 100% हमने खरीद लिया।
अब इसका एडवांटेज क्या क्या है? इसका एडवांटेज ये है, पेरेंट फर्म के पास फुल कंट्रोल होता है, जो मन चाहे वो कर सकती है, क्योंकि उसने ही पैसे दे रखे हैं, तो पेरेंट फर्म फुल अपना काम कर सकती है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पेरेंट कंपनी पे ही डिपेंडेंट होती है उनका सारा, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती, अपनी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता, ट्रेड सीक्रेट नहीं देने पड़ते, क्योंकि सब काम पेरेंट कंपनी ही करेगी। अब इसके लिमिटेशन क्या क्या है? इसका लिमिटेशन ये है कि 100% पेरेंट कंपनी का काम है, तो जो सब्सिडी कंपनी है वो अपने खुद क्रिएटिव डिसीजन नहीं दे पाती, और जितना भी लॉस होगा पूरी पेरेंट कंपनी को लेना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल लॉस तो सब्सिडी नहीं करा, तो ये भी अच्छी बात नहीं। अब देखते हैं हमने मोड्स पढ़ लिए सारे, क्या कितने वेज हो सकते हैं, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर। अब देखते हैं इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीड होते हैं। आपको ये लाइन वाइज ही याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, बस आप देख लो कि पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लो बस। अब पहले सबसे पहले देखते हैं एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। एक्सपोर्ट करते हैं जब हम, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमको कोटेशन सेंड होगा कि हाँ कितने प्रोडक्ट्स आपको चाहिए एक्सपोर्टर्स को। फिर नेक्स्ट रिसीट मिलेगा कि हाँ हमने ऑर्डर्स दिया, उसको अच्छा लगा तो हमें ऑर्डर देगा वो। फिर हम असेस करेंगे कि वो दे भी सकते हैं, गारंटी लेंगे पेमेंट की हाँ वो पैसे दे रहा है। फिर एक्सपोर्ट लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस में हमको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे हमको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आरबीआई के अंडर, जो ऑथराइज हो आरबीआई से। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी चाहिए होता है, जो डीजीएफटी देगा। फिर हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन में भी अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि वो सेफ गार्ड कर सके अगर कोई रिस्क होती है नॉन पेमेंट में। ऐसे करके हमको एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना पड़ेगा। हम सब शिप करते हैं उससे पहले भी तो पैसे लेंगे, ताकि वो हम स्टार्ट कर सकते प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन होगी गुड्स की। फिर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी वो इंस्पेक्ट करेगी, हाँ हमारे गुड्स खाए जा रहे हैं, तो हमेशा वो चेक करती है कि अच्छे गुड्स आए, इसलिए वो इंस्पेक्शन करती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एजेंसी बना रखी है जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट। ये यहाँ पे कोई भी आपका एजेंट होगा वो आके इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ अच्छे आइटम्स जा रहे हैं आगे। फिर आपको एक्साइज क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मिलेगा कि हाँ ये इंडिया की कंपनी का ही है आइटम्स। फिर आपको शिपिंग स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा पोर्ट फिल्म्स वगैरह में कि पोर्ट होते हैं ना, कितने बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेस आपको रिजर्व करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ पे गुड्स रखे जाएंगे, तो वो एरिया हमने रिजर्व करा। फिर पैक कर दो, फॉरवर्ड कर दो कि हम वहाँ तक भेज दो। फिर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, अगर बाई चांस कोई डैमेज हो जाए, तो इतने बड़े सीज में जा रहा है तो इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है गुड्स की। फिर कस्टम क्लियरेंस होगा, कस्टम बिल्स पे करने पड़ते हैं, शिपिंग बिल आता है, और इसकी शिपिंग बिल की 5 कॉपीज बनेगी, जो कि जाएगी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सब हमको कस्टम डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है, पेमेंट हो जाएगी फ्रेट और इंश्योरेंस बिल की, बिल रेडिंग भी हम देंगे, फिर इनवॉइस बन जाएगा, फिर पेमेंट मिल जाएगी। बस आपका ये इंपोर्ट हो गया। तो सिंपल सा प्रोसेस था, बस आप एक बार इसको रीड कर लेना, आपको आ जाएगा समझ। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बस आपको आइटम्स थोड़े थोड़े 2-3 लाइन्स पढ़ लेना। ये आपसे केस स्टडी में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने एक्सपोर्ट का पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इम्पोर्ट प्रोसीजर। इम्पोर्ट में क्या होगा? ट्रेड इंक्वायरी। अब कोई भी इम्पोर्ट करेगा तो इंक्वायरी करेगा ना कि क्या क्या प्रोडक्ट है उसके पास, इम्पोर्ट करने के लिए पूछेगा वो। फिर इम्पोर्ट लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमको फॉरेन एक्सचेंज बंद करना पड़ेगा, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो अपनी करेंसी में ही मांगेगा, तो आरबीआई से कह के हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी होगी। फिर ऑर्डर दे देगी उसको कि हाँ इतने इतने का को हमको इतने डेस्टिनेशन, इतना क्वांटिटी, इतने ऐसी क्वालिटी का आइटम्स चाहिए। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट मिलने के बाद हमें फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा कि कितने कितने पैसे एडवांस कितना देना है, कब पैसे देने हैं, वो पूरा प्लान कर देना होगा। फिर रिसीट देनी होगी, आपने एडवांस दे दिया। फिर आपका होता है कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ही होंगे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। ये सारी डॉक्यूमेंट जो यूजुअली आपने एक्सपोर्ट में पढ़ी थी वो सारी देनी पड़ती है।
फिर आपको गुड्स मिल जाएंगे, अराइवल हो गया गुड्स का। फिर कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ेगी, एक पहले ना कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, वो कस्टम ड्यूटी पे करोगे फिर ही आप अपने प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। वो दे दिया, आपका काम हो गया, आपका इंपोर्ट हो गया। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म होता है। इसी के साथ पूरा BST मैंने ख़त्म करा दिया। कोई भी डाउट लगे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक भी कर देना।